नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास में हम कक्षा 10th और उस कक्षा 10th की बुक है इतिहास। उस इतिहास का जो चैप्टर है तीसरा, उस तीसरे चैप्टर से जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भूमंडलीकृत होता क्या है। आज उससे पहले हम ये समझे कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना कैसे बना विश्व। तो उसकी बात करें तो जो भूमंडलीकृत विश्व था वो पूरी दुनिया को एक करना अर्थात जोड़ देना, एक कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए। जैसे भारत देश है, भारत देश को अन्य देशों के साथ जोड़ना, उस जोड़ने की क्रिया को क्या कहा गया है, भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण की बात करें कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना कैसे बना, भूमंडलीकृत कैसे हुआ। क्या पुराने समय में भी भूमंडलीकरण होता था? भूमंडलीकरण विश्व कैसे बना। तो उस विश्व की बात करें तो उससे पहले ये कहे कि जो भूमंडलीकरण है इसको अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया। इकोनॉमिक्स में कहा गया कि वैश्वीकरण। क्या कहा गया? वैश्वीकरण। अब सर बताइए कि वैश्वीकरण क्या होता है। आपने भूमंडलीकृत बताया, अब कह रहे हो कि वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकृत एक है, लेकिन इसमें फर्क इतना है। वैश्वीकरण उसे कहते हैं जो एक देश की अर्थव्यवस्था एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। उस अर्थव्यवस्था को इस दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है वैश्वीकरण। ये परिभाषा किसके माध्यम से? अर्थशास्त्र के माध्यम से, और अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण कहते हैं। अब बात करें कि सर भूमंडलीकृत किसे कहा गया, तो भूमंडलीकृत उसे कहते हैं, भूमंडलीकरण उसे कहा गया जो क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने का कार्य किया जाता है। एक स्थान को किसी दूसरे स्थान के साथ मिलाया जाता है। दूसरे स्थान के साथ मिलाना अर्थात जोड़ना, यह कहलाता है भूमंडलीकरण। एक स्थान को किसी अन्य के साथ जोड़ दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के साथ जब जोड़ दिया जाता है, या ये कहे कि इनको मिला दिया जाता है, तो वो कहलाता है भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण किसको कहेंगे? एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो बात है वहीं पर टिकती है। क्या सर ये पुराने समय में भी होता था क्या? हाँ, पुराने समय में भी होता था, क्योंकि भूमंडलीकरण हम बात करें कि जो 500 वर्ष पहले की बात करें तो 500 वर्ष पहले भी हमारे सामने यही प्रमाण, अब जो प्रमाण देखने को मिल रहे हैं, ये मिल रहा है कि अन्य देश की वस्तुएं कहीं अन्य देशों पर मिली। जैसे बात करें चीन के मानचित्र में जो पेंटिंग थी, उस पेंटिंग से क्या पता लगा? सिल्क रूट का पता लगा। तो इसका मतलब पहले क्या होता था, पहले भी क्या किया जाता था? भूमंडलीकरण किया जाता था। एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हुआ। तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण क्या होता है, एक स्थान को किसी दूसरे स्थान के साथ जोड़ना। क्या सर एक स्थान को किसी दूसरे स्थान के साथ कैसे मिले, कैसे जुड़े? क्या संभव है एक स्थान, यानी कि जैसे अब बात करें अमेरिका है, अमेरिका को भारत के साथ पास में लाकर रख दिया जाए, ऐसे जोड़ना? ऐसे नहीं। कैसे जोड़ते हैं? जैसे एक स्थान है, यानी कि किसी स्थान के बारे में, किस स्थान को जोड़ोगे, ऐसे 3 कारण ऐसे माने जाते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संबंध बनाए गए या मिलाना अर्थात जोड़ना किस प्रकार होगा। 3 ऐसे थे। स्थान कैसे मिले, या हम ऐसे कहें कि स्थान कैसे मिले। तो इसके 3 कारण बताए। स्थान कैसे? व्यापार प्रभाव के माध्यम से, दूसरा हम बात करें जैसे सेवा क्षेत्र के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, या सेवाएं, या ऐसे कहिए कि श्रम के माध्यम से, श्रम का प्रभाव व्यापार के माध्यम से, सेवा प्रभाव के माध्यम से। और भी बात करें तो एक देश के दूसरे देश में क्या जा रही थी? पूंजी जा रही थी। व्यापार होगा, सेवा होगी तो पूंजी भी जाएगी, तो पूंजी का प्रभाव।
या ऐसे 3 ऐसे कारण माने जाते हैं जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। व्यापार प्रभाव, सेवा श्रम का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव। किसके बारे में कहते हैं? भूमंडलीकरण के बारे में, यानी कि एक स्थान को दूसरे स्थान के साथ जोड़ने की क्रिया कहलाती थी भूमंडलीकरण। क्या सर प्राचीन काल से यात्रा होती थी? होती थी। कैसे? प्राचीन काल से यात्राएं होती थी। प्राचीन काल से यात्राएं होती थी। कैसे होती थी? व्यापार के लिए हो सकती थी। हमने अभी बात किया कि जो स्थान किसी एक स्थान से दूसरे साथ मिल जाते हैं स्थान, तो वो क्या कहलाते हैं? भूमंडलीकरण व्यापार के प्रभाव के माध्यम से हुआ, या ये कहे कि सेवा के प्रभाव के कारण हुआ, या ये कहे कि पूंजी के प्रभाव के कारण हुआ है। तो कौन कौन सी ऐसे उदाहरण हैं जो यात्राओं के कारण माने जाते हैं कि यात्राएं जुड़ती थी? जैसे उदाहरण की बात करें, मालदीव, और मालदीव के पास जो समुद्र है, मालदीव के पास जो समुद्र है, उस समुद्र में क्या है? कोडिया। और वो कोडिया हमारे को कहाँ मिली? चीन में मिली। कोडिया कहाँ पर मिलती है? चीन में मिलती है। चीन में मिली। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि प्राचीन काल से यात्राएं होती थी, क्योंकि मालदीव के पास समुद्र में कोडिया मिली। वो कहाँ मिली? चीन में मिली। चीन में देखने को मिली ये कोडिया। तो कहाँ से गई? मालदीव के पास जो समुद्र है वहाँ से कहाँ पर चली गई? चीन में चली गई। तो प्राचीन काल से ही यात्रा होती थी। अनेक ऐसे उदाहरण, जीवंत उदाहरण भी देख लेते हैं कि जैसे कोई ऐसी महामारियाँ देखे तो पुराने समय में जो चेचक वगैरह बीमारी थी वो क्या कर रही थी? अब फैल रही थी अन्य देशों में। जैसे हम बात करेंगे अमेरिका का, जब खोज की गई थी, अमेरिका की खोज की गई थी, तो वहाँ अफ्रीका से कहाँ बीमारी गई थी? दक्षिण अमेरिका में चली गई थी, जहाँ कोलंबस ने उनकी क्या की थी? खोज की थी। तो वो उससे पहले, यानी कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से क्या होती थी? यात्राएं होती थी। अब जब ये यात्राएं होती थी, कौन कौन सी यात्राएं थी, किस कारण से यात्राएं होती थी? तो कारणों की बात करें, यात्राओं के कारण ऐसे क्या कारण थे यात्राओं के? पहला हम बात करें, जैसे किसी दूसरे देश में जा रहे थे या दूसरी जगह पर जा रहे थे, जो यात्राएं कर रहे थे, ये यात्राएं धन प्राप्ति के लिए किया करते थे। यानी कि धन प्राप्ति के लिए, या ये कहे कि धन कैसे प्राप्त होगा? व्यापार करने से। तो व्यापार के माध्यम से व्यापार के लिए जाते थे लोग। किसके लिए जाते थे? व्यापार के लिए जाते थे, पहला। दूसरा हम बात करें कि व्यापार के साथ साथ वो क्या करते थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी साधु महात्मा पहले एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। तो इस कारण से भी क्या हो रहा है? यहाँ पुराने समय में यात्राओं के कारण है। तो क्या करते थे? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या कर रहे थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जा रहे थे। यानी कि जो भी संत साधु महात्मा ये क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी यात्राएं करके वहाँ उपदेश दिया करते थे। तो हम ये मानते हैं कि वो किस कारण के लिए भी जाते थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जाते थे, व्यापार के लिए भी जाते थे। और भी बात करें तो ये लोग क्या करते थे? रोजगार के लिए भी जाते थे। किसके लिए जाते थे? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए भी जाते थे। यानी कि अपनी जगह रोजगार ना रहने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए भी वो चले जाते थे, अपनी आय को चलाने के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए घर की। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार ढूंढने के लिए वो चले जाते थे। आज और भी बात करें तो अवसर की तलाश के लिए भी वो जाते थे। चौथा, अवसर की तलाश के लिए। अवसर की तलाश के लिए वो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभार ये भी होता देखने को मिला है कि जो शोषण होता था, यानी जनता पर राजा महाराजा क्या करते थे? शोषण करते थे। तो शोषण करते थे तो वो कहाँ चले जाते थे? दूसरी जगह अपना स्थान परिवर्तन कर लेते थे। शोषण के कारण भी वो क्या करते थे? यात्राएं करते थे। क्या करते थे? यात्राएं करते थे। किस कारण से शोषण? किसका? जनता का किसके द्वारा? राजा के द्वारा। यानी कि राजा के, ऐसे मान ले कि उदाहरण दूँ मैं कि राजा अत्यधिक क्रूर है। जैसे हम बात करें चंद्रगुप्त के समय, कौटिल्य के समय की, तो घनानंद जो राजा था,
पाटलिपुत्र में। वो घनानंद राजा क्या था, अत्यधिक क्रूर अत्याचारी शासक था। तो अत्याचारी शासक था तो वहाँ प्रजा दुखी थी, क्योंकि वो आए दिन पीड़ता रहता था, जनता को परेशान करता रहता था, कर लादना, ऐसे अनेक कर उनके ऊपर लागू कर देता था। या ये कहे कि वो राजा आए दिन किसी भी जो ये कहे कि गांव की जो महिलाएं थी या औरत थे या बच्चे थे, उनको मारना पीटना, महिलाओं को उठा ले जाना, ऐसे काम कौन करता था, घनानंद राजा करता था। कहाँ का था, पाटलिपुत्र का। फिर क्या होता है 325 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त उनको मिल जाता है, कौटिल्य को जब मिल जाता है तो कौटिल्य चंद्रगुप्त क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको पदवी से हटाता है और हटाकर उसके ऊपर शासन कर लेता है। तो ये कि वहाँ की जनता अत्यधिक दुखी थी, प्रताड़ित थी, तभी तो कौन आया था, कौटिल्य आया था। कहाँ से आया था, पाटलिपुत्र से, जहाँ घनानंद के पास था, उस समय वह मंत्री था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से वो छोड़कर चला आता है। क्यों चला आता है, इस कारण से क्योंकि वो जनता को जो दुखीपन था उसको वो देख रहा था। कौटिल्य बार बार उनको समझाने का प्रयास करता था घनानंद को, लेकिन घनानंद राजा मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में वहाँ की जनता क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। जैसे कौटिल्य आए वैसे वो और भी लोग भी वहाँ से रवाना हो गए, पलायित हो गए। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि शोषण के कारण भी वो क्या करते थे, यात्राएं करते थे। यानी कि कहीं किसी भी प्रकार का राजा हो, यदि राजा अत्याचारी शासक प्रजा को दुखी रखता है तो वहाँ की जनता दुखी होकर यही कह लेती है कि अरे यहाँ छोड़कर चलने में ही संभव है। जैसे हम बात करें परिवार की बात करें तो परिवार में क्या होता है, कभी कभार ये भी हो जाता है, परिवार एक संयुक्त परिवार होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है। और उस संयुक्त परिवार में क्या होता है, अनेक व्यक्ति रहते हैं और अनेक व्यक्तियों के बीच में जब उन 4 लड़के थे, चारों लड़कों की शादी हो गई, 4 बहुएं आ गई उस घर में, तो खटपट शुरू हो जाती है उनके घर में। तो जैसे खटपट शुरू हो गई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि संयुक्त परिवार भी अच्छा होता है, लेकिन संयुक्त परिवार में जितना सीखने को मिलता है और कहीं एकल परिवार में नहीं मिलता है। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब संयुक्त परिवार होता है उसमें कुछ खटपट शुरू हो जाती है और अंत में क्या होते हैं, वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। अरे छोड़ रही, रोज का ही झंझट है, हमारे को तो कहीं पर और मकान बना लेना चाहिए। तो वो किसी दूसरी जगह जाकर वो रहना प्रारंभ कर देते, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मिलना प्रारंभ हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हमने यही बात की थी कि एक स्थान को किसी दूसरे स्थान के साथ मिलाना या जोड़ना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण। तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यात्राएं हुआ करती थी। तो ये प्राचीन काल से भी हम कह सकते हैं कि यात्रा होती थी। अभी ये यात्राएं होती थी, लेकिन इन यात्राओं के साथ साथ वो जो लोग थे ये सब कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जा रहे थे, अपने साथ, जैसे यहाँ लिखे, अपने साथ कुछ ना कुछ वस्तुएं लेके जा रहे थे, या ये कहे कि अपने साथ कुछ ना कुछ वो चीज़ें लेकर ही जा रहे थे। जैसे मान लेते अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की जो वस्तुएं थी वो वस्तुएं ले जा रहे थे। क्या ले जा रहे थे, आवश्यकताओं की वस्तुएं, आवश्यकताएं की वस्तुएं, आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं थी वो लेके जा रहे थे। दूसरी हम बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो कुछ ना कुछ तो विचार भी लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ की भाषा वहाँ की भाषा अलग है। तो भाषा, विचार, रहन सहन, ये संस्कृति, ये सब क्या लेके जा रहे हैं, अलग अलग लेके जा रहे हैं। संस्कृति की बात करें, किसकी, भाषा की बात करें, विचारों की बात करें, तो कुछ ना कुछ वो क्या लेके जा रहे थे अपने साथ, कुछ विचार, संस्कृति, भाषाएं, आवश्यकता की वस्तुएं, यानी कि वस्तुओं का भी आदान प्रदान हो रहा था। कहाँ हो रहा था, ये लोग जहाँ जा रहे थे, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व जब बन रहा था तो ये यात्राएं हो रही थी, उन यात्राओं में कुछ ना कुछ वो वस्तुएं लेके जाए। जैसे जीवंत उदाहरण देखें हम कोरोना का, अभी अभी चला, कोरोना में सब दुखी थे, और दुखी थे तो उस समय ये तो था नहीं कि ये अपने देश ने फैलाई है, तो ये क्या था, किसी दूसरे देश से अपने देश में आ गई। तो वो जहाँ, ऐसे तो है नहीं कि वो पूछ कर आएगी मैं तेरे देश में चलूँ या ना चलूँ, तो वहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति तो यहाँ पर आया होगा। ये वुहान साइड से चली, यहाँ चीन से चली, लेकिन आया तो है, कोई ना कोई वहाँ से व्यक्ति यहाँ पर आया। एक स्थान से वो बीमारी यहाँ पर आ जाती है, दूसरे स्थान पर आ जाती है, जुड़ जाती है, भूमंडलीकृत बनना शुरू होता है। वहीं से सबको पता है, वहाँ से बीमारी चली, उड़कर तो आई नहीं होगी, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो यहाँ पर आया होगा भारत में, और भारत में आया है तो वो अपने साथ क्या लेके आया, कोरोना लेके आया। और कोरोना जब भारत में पहुंचा तो भारत का बेहाल होना शुरू हो गया, यहाँ पाबंदियां लगना शुरू हो गई, यहाँ पर लोग मरने शुरू हो गए, यहाँ बीमारी से दुखी हो गए, प्रताड़ित हो रहे थे सब लोग। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ वो अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं थी वो लेके जा रहे थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। पहले वाले ज़माने की हम बात करें, जैसे दादा परदादा हमारे कहते थे, वो कहते थे कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था।
एक हमने गाय दी है तो वो उससे कुछ ऐसी वस्तु ले लेता था जो अलग हो, मेरे को ज़रूरत है गाय की, उसको ज़रूरत है किसी अन्य सामान की, जैसे अनाज की उसको ज़रूरत है, तो वो मेरे को गाय दे देता था, मैं उसको अनाज दे देता था। तो वस्तु के बदले वस्तु भी दिया जाता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान भी वहाँ पर होता था पुराने समय में। और भी बात करें, जैसे सिल्क रूट का पता लगता है हमारे को, किसका पता लगता है? सिल्क रूट का। सिल्क रूट, इसको कहते हैं रेशम मार्ग भी। क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, तो इसका पता लगा, यानी कि यात्राएं थी। अब इन यात्राओं के कारण यानी कि विश्व जब बन रहा था तो ये चीज़ें हमारे सामने आई, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। तो इसका पता कैसे लगा? जैसे बात करें, ये था अपना यूरोप, ये था यूरोप, और इधर बात करें ये था अपना एशिया, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और इधर ये बात करें अपने तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो इसमें ये बीच में पड़ता था भूमध्य सागर। क्या पड़ता था? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये तीन क्षेत्रों को जोड़ता था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का काम करता था। इन तीनों के मध्य क्या होता था? व्यापार होता था। ये तीनों जुड़े हुए थे, तो ये कह सकते हैं कि ये तीन रास्ते थे और तीन ही विश्व में महाद्वीप थे जिनमें क्या होता था? व्यापार किया जाता था। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। बाद में धीरे धीरे और को देखने को मिला और नए देश सामने आते गए, खोज होती गई उनकी। तो यहाँ जो यूरोप और बात करें अफ्रीका और एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों के मध्य जो भूमध्य सागर था, ये बीच में गहरा पानी था, उस गहरे पानी से ये व्यापार यहाँ से एशिया में, यानी कि यूरोप व्यापार करता था अफ्रीका में, यूरोप से सामान जाता था एशिया में, एशिया का यूरोप में, और यूरोप एशिया का और कहाँ पर जाता था? अफ्रीका में, यानी कि तीनों आपस में जुड़े हुए थे। तो ये कौन सा मार्ग कहलाता था? सिल्क रूट मार्ग कहलाता था। कौन सा मार्ग कहलाता था? सिल्क रूट। जैसे बात करें चीन, ये एशिया की तरफ एक चीन है अपना, और ये है भारत, ये चीन और ये भारत। तो एशिया, और इसी एशिया में चीन जो था, इससे क्या पता लगता है? यानी कि यहाँ पे जो पेंटिंगें मिली थी, यानी कि मालदीव के जो मानचित्र मिले, उन मानचित्रों में जो पेंटिंग मिली, उससे क्या पता लगा था? सिल्क रूट का पता लगा था। यानी कि चीन में और भी बात करें तो रेशमी वस्त्र थे। कौन से वस्त्र? रेशमी वस्त्र, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। इधर भारत की बात करें तो भारत में तो क्या था? सूती कपड़ा, सूती वस्त्र। यानी कि यहाँ से व्यापार कहाँ पर हो रहा था? यूरोप अफ्रीका में रेशमी कपड़ा जा रहा था, ब्लू पोट्री जा रही थी, इधर से सूती वस्त्र जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे, चीन की तरफ भी इनका सामान यहाँ आ रहा था, यहाँ का सामान यहाँ जा रहा था। तो चीन, भारत, भारत से एशिया, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, ऐसे ये मार्ग जुड़ चुका था ये। तो अब सर ये बताइए कि यहाँ सामान आता ही था क्या? नहीं, आता नहीं था। आने के साथ साथ जाता भी था। यानी कि यहाँ जो जा रहा है सामान, उसके साथ साथ यहाँ से कुछ चीज़ें आती थी। वो क्या आता था? सोना और चांदी। क्या आता था? सोना और चांदी। कहाँ पर आती थी? भारत में, चीन में। तो कहाँ से आती थी? इन देशों से आया करती थी। यहाँ ये कपड़े की पूर्ति कर रहे थे, वहाँ से कुछ सोना और चांदी आ रहा था। तो ये थे व्यापार का एक तरीका जो किन से जुड़ा हुआ था? रेशम, सिल्क रूट से। कहाँ से जुड़ा? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ये भूमध्य सागर से जो पानी था, इस भूमध्य सागर के अंदर से ये रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता कौन सा कहलाता था? सिल्क रूट या रेशम। यानी कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ? चीन से। चीन से कहाँ पर आया? अफ्रीका। अफ्रीका से कहाँ गया? यूरोप में। ऐसे ही भारत से सूती वस्त्र कपड़ा एशिया से होता हुआ अफ्रीका, अफ्रीका से भूमध्य, यानी एशिया में ये दोनों देश है। तो इनसे तीनों क्षेत्र आपस में जुड़ रहे थे। लेकिन होता क्या है यहाँ पर? जब ये तीनों तो जुड़ ही रहे थे, लेकिन हम बात करें कि प्राचीन काल के उदाहरण कौन से, तो उदाहरणों की हम बात करें, जैसे प्राचीन काल के उदाहरण, प्राचीन काल के उदाहरण। पहला उदाहरण हम बात करें, जैसे मालदीव था, और मालदीव के पास जो समुद्र है, उस समुद्र में जो कोडिया है, ये कोडिया कहाँ? ये कोडिया बात करें तो ये कोडिया कहाँ मिलती है हमारे को? चीन में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? चीन में देखने को मिलती है। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता ये लगा कि यहाँ से व्यापार होता था कहाँ? यूरोप और अफ्रीका में। सिल्क मार्ग, एक सिल्क रूट था, उससे ये व्यापार होता था। और भी बात करें, जैसे मूर्तियाँ, हमारे को अनेक मूर्तियाँ मिली। क्या मिली? मूर्तियाँ मिली। और मूर्तियों से क्या पता लगा? जो मूर्तियाँ मिली है, उन मूर्तियों से पता लगा नाम के चित्र। उन मूर्तियों में किसके चित्र अंकित है? नाम के चित्र अंकित है। तो इसका मतलब नाम से व्यापार किया जाता था। तीसरा हम बात करें मूर्तियों के साथ साथ ही और भी बात करें, बर्तन मिलना प्रारंभ हुए। बर्तन
तो बर्तनों से भी ये पता लगा कि एक देश किसी दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये बर्तन क्या दर्शाते थे? बर्तन दर्शाते थे व्यापार को। किसको दर्शाते थे? व्यापार को। व्यापार को। यहाँ मूर्तियाँ मिली, नाव को दर्शाते थे। यहाँ मालदीव में समुद्र कोडिया मिली, ये चीन को दर्शा रहा है कि चीन से व्यापार होता था, सिल्क रूट का। यहाँ बर्तन मिले, इससे क्या पता लगा? व्यापार किया जा रहा था देशों के मध्य। अब बात करें कि जो भोज्य पदार्थ थे, इनके अलावा और भी क्या उदाहरण है? क्या उदाहरण है? आज हम बात करें जो हमारे घर में सब्जी बनती है, वो पता है आपको कि ये सब्जी कहाँ से आई होगी? कहाँ सबसे पहले कहाँ उत्पादन किया होगा? जैसे एक बात करें भोज्य पदार्थों की, भोज्य पदार्थों में आलू कहाँ से आया? तो आलू कहाँ से आया था? किसी को नहीं पता। अब आप घर पर, आप जब मैं ये जानकारी आपको दूंगा तब आप घर जाकर ही कहोगे कि मम्मी आज तो सर ने ये बताया कि आलू हमारा तो है ही नहीं। अरे आलू हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में ये पूर्ण तरह से उतर चुका है। लेकिन आलू था कहाँ का? आयरलैंड का था। कहाँ से आया? अफ्रीका, यूरोप, और उस यूरोप से कहाँ पहुँच रहा है? आयरलैंड में। और आयरलैंड के जो लोग थे, क्योंकि आयरलैंड में तो क्या था, आयरलैंड में बात करें कि जो आयरलैंड था, उस आयरलैंड में आलू की खेती पहले नहीं होती थी। तो इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था ही कमजोर थी। उनकी बात करें जो पूंजी की क्षमता थी, वो पूंजी की क्षमता कम थी। उनके पास पैसे नहीं थे इतने, वो गरीब देश था बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बार क्या हुआ, जब अमेरिका की खोज हुई तो 500 साल पहले की बात करें तो 500 साल पहले अमेरिका की खोज, जैसे ही खोज होने के बाद ये अफ्रीका के लोग वहाँ पर जाते हैं। यूरोप, अफ्रीका, ये कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका में चले जाते हैं। और वहाँ से पता लगता है कि यहाँ तो आलू की खेती की जा रही है। तो वो धीरे धीरे अफ्रीका होते हुए यूरोप में चला जाता है। और यूरोप में जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ आयरलैंड के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ एक आलू देखते हैं और आलू की खेती करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो खेती इतनी करते हैं कि आलू के बलबूते आयरलैंड एक ऐसे कहे कि उनकी जो स्थिति थी वो बढ़ चढ़कर सामने आने लगी। तो ऐसी स्थिति में आलू कहाँ से आया? यूरोप से आया। कहाँ पर आया? आयरलैंड में आया। और आयरलैंड से हमारे भारत तक पहुंचा। यानी कि ये मार्ग था अफ्रीका, यूरोप से कहाँ पहुंचा? एशिया में, यानी कि भारत तक वो पहुंचता है। तो भोज्य पदार्थों की बात करें, ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ है जो भूमंडलीकृत हुए? भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। देखिए आलू की बात करें, दूसरा और भी बात करें पास्ता, तीसरा आलू, पास्ता, नूडल्स। आलू कहाँ से आया? आयरलैंड से। कहाँ पर आया? भारत में आया। पास्ता कहाँ से आया? पास्ता आया स्पेन से। नूडल्स चीन से। चाउमीन चीन से। यानी कि अलग अलग ये जो चीज़ें हैं वो अलग देशों से हमारे को मिल रही है। और भी बात करें मैगी की, मैगी भी कहाँ से आया? चीन से। यानी कि ये जो चीज़ें स्पैगेटी जिसको बोलते हैं, स्पैगेटी, ये स्पैगेटी का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि तुरंत फटाफट तैयार होने वाला भोज्य पदार्थ। फटाफट यानी कि तुरंत तैयार होने वाला भोजन। मेहमान आ गए हैं घर पर और मेहमानों के लिए अब क्या बनाए? रोटी सब्जी बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और अन्य पकवान बनाने में भी टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, बना लिया क्या? मैगी बना ली। और मैगी 1 मिनट का समय नहीं लगा। और जब कुकर में तैयार हो जाती है मैगी, वो परोस दी जाती है तो समय नहीं लगता। पहले तो हम क्या करते थे, चाय बनाते थे अपने घर में। गाँव में क्या होता था, चूल्हा ही। आज गाँव में क्या, शहरों में भी हुआ करता था, क्योंकि ये गैस सिलेंडर वगैरह तो थे नहीं। तो अब धीरे धीरे ये गैस सिलेंडर जैसे जैसे आने लगे तो अब क्या हुआ, ये चूल्हा जो जलाया जाता था वो बंद हो गया। उस पर तो ज़्यादा टाइम लगता था और हमारे सामने नई नई चीज़ें आना शुरू हो गई। हमारे पहले कभी ये पूर्वजों ने नहीं खाया। हमारे पूर्वजों ने तो क्या खाया था? दाल बाटी चूरमा खाया था। दाल बाटी कहाँ की प्रसिद्ध है? भारत की प्रसिद्ध है। अब आप कहोगे कि सर आप अन्य देश में भी जाते हैं तो अन्य देश वाले ये कहेंगे कि दाल बाटी तो हमारी है। क्योंकि इसलिए कहते हैं क्यों, उनके जीवन में वो पूर्ण तरह उतर चुका है। क्या? दाल बाटी चूरमा वो उनके मन में उतर चुका है। उनके द्वारा उन्होंने देखा ही नहीं कहीं। उन्होंने जब जन्मे थे उस समय से ये देखते आ रहे कि हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा बनाते थे और हम सब ये कहते हैं कि ये तो हमारे भारत का है, कहीं और का नहीं है। तो कुल मिला के आज हम इनकी भी बात करें, आलू की बात करें तो आलू, हरी मिर्च, मूंगफली, ये सब चीज़ें कहाँ से है? बाहर से हैं, अपने देश में नहीं थी पहले। तो इस कारण से, या मिर्ची की बात करें, लाल मिर्च, हरी मिर्च की बात करें, जैसे लाल मिर्च और हरी मिर्च, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची। सर क्या कह रहे हो आप भी? लाल मिर्च हरी मिर्च तो हमारे यहाँ है।
हम ही खेतों में बोते हैं, और आपके जीवन में वो उतर चुकी है पूर्ण तरह। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, आप जाकर घर पूछ रहे हैं कि लाल मिर्ची और हरी मिर्ची पहले थी क्या? नहीं थी। पहले क्या करते थे? पहले क्या खाते थे? इस लाल मिर्च और हरी मिर्च की जगह वो काली मिर्च खाया करते थे। क्या खाया करते थे? काली मिर्च। आज भी सत्संग होता है घर पर, और उस सत्संग में क्या जब भी कोई गायक कलाकार ये कहे कि जो भजन संध्या करने वाला होता है वो क्या करता है, पहले ही कह देता है पार्टी को, ये कहता है कि आप तो काली मिर्च और गुड़ साथ में रखना, क्योंकि काली मिर्च एक ऐसे कहे कि अपने शरीर के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि लाल मिर्च और हरी मिर्च तो उनका नाम ही वैसे ही है, अत्यधिक कड़वी होती है, और उसको क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, हमारे दादाजी बोलते थे कि ये तो जहर है, पूरा जहर है। अरे तो जहर ही है, क्योंकि वो अत्यधिक मिर्ची क्या है, नुकसानदायक। पहले हमारी यहाँ नहीं थी, पहले क्या थी? काली मिर्च। तो भारत की तो क्या थी? काली मिर्च। तो अब आप सबको पता लग गया होगा कि लाल मिर्च कहाँ की है, अन्य देशों की है, अपनी नहीं है। तो ऐसे कुल मिला के अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नहीं है, किसी दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बनना है, और एक स्थान से दूसरे स्थान आपस में जुड़े, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ अर्थव्यवस्था का जुड़ना प्रारंभ हुआ, और वहीं से हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना एक तैयार हो चुका था। वहाँ की चीज़ें यहाँ और यहाँ की चीज़ें वहाँ। आज हम भारत का जो व्यापार है, और या ये कहे कि जो बाजार है, उस बाजार में आज किसी भी देश की वस्तुएं हमारे को प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद में ये देखने को मिलेगा, अरे ये तो अपने देश की ही है, ये तो अपने देश की है। तो होता क्या है, वो अपने जीवन में उतर जाती है और हम उसको अपनी ही वस्तु मानते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये था भूमंडलीकरण। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके नोट्स फॉर्म में अपनी कॉपी में उतार लोगे। उतारना क्या है, उतार ही लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहे। जय हिंद, जय भारत।